वो हमेशा अपनी बात को पार्लियामेंट में जब रखते हैं तो बार बार अपनी कामयाबियों को सुनाते हैं और उनके फेल्यूर्स को छुपाते हैं। और जो हम उनके फेल्यूर्स के बारे में भी जब कहते हैं तब भी हमको उतना उसको महत्व नहीं दिया जाता है। तो इसलिए हमने सोचा कि एक ब्लैक पेपर इस सरकार के खिलाफ निकालना और लोगों को बताना, इस दृष्टि से आज हम ये आपके सामने रख रहे हैं। वो बाद में देंगे जो अपना ये है डिटेल्स, लेकिन उसमें मेन मुद्दे हो गए कि बेरोजगारी जो सबसे बड़ा मुद्दा है देश में, और इसकी बात कभी बीजेपी की सरकार नहीं करती और न करने से आज वो हमेशा 10 साल की तुलना करने का सोचते हैं। और मुझे कभी कभी ऐसा हंसी आती है कि उन्होंने परसों पब्लिक सेक्टर्स की बात करके उन्होंने बताया, लेकिन ऐसा नहीं कौन सा बताया कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में HAL, HMT, BEL, BHEL ऐसे चीजें कोई है उन्होंने कभी बताया नहीं। वो कौन से हैं उनके जमाने में पब्लिक सेक्टर्स, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, कितने लोगों को अच्छी नौकरी मिली, ये उन्होंने कभी नहीं बताया। और दूसरी बात ये तो रोजगारी की, एक देहात में भी रोजगारी कम हो रही क्योंकि ये नरेगा का पैसा वो रिलीज नहीं कर रहे, और हर स्टेट में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जैसा कि कर्नाटक है, आंध्रा है, जहाँ भी बोलिए, या तेलंगाना है, केरला और कर्नाटक, सभी ऐसे जो यहाँ पर जो नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी स्टेट्स जो है उनको निगलेक्ट किया जा रहा है। कहीं के भी वहाँ पर उनकी सरकार नहीं है, वहाँ पर उन्होंने कुछ पैसा छोड़ते नहीं, देते नहीं, और बाद में ये कहते हैं कि हमने तो रिलीज किया है, वो खर्च नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता। जब खर्च करते हैं उस वक्त अगर आप इमीडिएटली पैसे देते फिर आगे का काम होता है, लेकिन वो पर्पसली वो लोगों को काम नहीं देना और खर्च नहीं हो रहा ये बोलना, ये एक बहुत बड़ी साजिश है ये बीजेपी की सरकार। और दूसरा, महंगाई तो इतनी बड़ी है, तो वो नेहरू के जमाने की कंपेयर करते हैं, इंदिरा गांधी जी के कंपेयर प्राइसेस उस वक्त क्या थे वो। अरे आज आप क्या कर रहे हैं वो महत्व का है। यू आर रूलिंग टुडे। इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आपने क्या कदम उठाया, ये महत्व का है, ना कि आजादी के पहले क्या था, फिर नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव ने क्या किया। क्योंकि कांग्रेस को तो आप गालियां देते दे दो, लेकिन ये मेन समस्या है महंगाई का। आपने इसको खाने पीने के सामान जो उसको कंट्रोल करना था वो नहीं किया। और ऐसे है चंद ये पल्सेस है, ये आप कंट्रोल कर सकते हैं। तेल है, आप कंट्रोल सकते। एसेंशियल कमोडिटीज जितने भी होते हैं उसको कानून है कंट्रोल करने का, लेकिन चंद ऐसे उनके लोग हैं
उनके दोस्त लोग हैं, वो यहाँ पर अगर महंगाई हो गई तो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, वो जहाज समंदर में रखते हैं टिल यहाँ के प्राइसेस राइज नहीं होते। जब प्राइसेस राइज होते हैं तब वो समंदर में रहने से जहाज पोर्ट पे लाते हैं। पोर्ट पे इसे लाने के बाद ही उसको वो टैक्स लगेगा, वो लगेगा, ये लगेगा, इसीलिए वो भी काम वो करते हैं। यानी दे ट्रीट बिग जो जहाज होते हैं उनको एक गोडाउन के तरफ वो ट्रीट करते हैं। तो ऐसा भी फायदा वो लोग अपने दोस्तों को करके देते हैं। और तीसरा किसान का हम नहीं बोल रहे, किसान लोग तो धरना बैठे यहाँ, और किसान लोग वहां पर 1 साल तक बैठे, उनकी कोई चिंता उन्होंने नहीं की, और 3 काले कानून लाके उन्होंने फिर बाद में वापस लिया। तो इसका मतलब ये है कि समझदारी नहीं है, और उससे किसानों को फंसाया जा रहा है कि एक तरफ मैं एमएसपी ज्यादा कर दूं, बोले मैं किसान की आमदनी डबल करूंगा, बोले कहाँ है वो सब। और ये सब बातें पार्लियामेंट में उसका उत्तर या उसके बारे में कुछ नहीं बोलते, ना बेरोजगारी के बारे में बोलते हैं, ना महंगाई के बारे में बोलते हैं, ना किसानों के बारे में। दूसरे चीज लाना जो इर्रेलेवेंट है, और उसी के ऊपर वो भाषण उनका चलते रहता है। तो ये किसान का मुद्दा भी बहुत बड़ा है, और वो जो उनका वायदा था ये अपना डबल आमदनी करने का, वो कुछ भी नहीं है। और ट्रैक्टर पे, इस पे, ये जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स है उनके ऊपर भी जीएसटी लगाया गया। और एमएसपी की गारंटी तो छोड़ो, मोदी की गारंटी बोलो, ये गारंटी लिखो ना। जो आपने कहा कि मोदी की गारंटी एमएसपी थी, मैं नहीं कर सका, नौकरियां 2-2 करोड़ हर साल देना था, मैं नहीं कर सका, ये मोदी की गारंटी है ना। अब नया गारंटी निकले हैं, तो ये जो है इसके बारे में। और सामाजिक न्याय, देखिए सामाजिक न्याय वो बहुत बोलते हैं, मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शेड्यूल कास्ट को बनाया, मैं शेड्यूल ट्राइब को बनाया, मैं फलानों को बनाया। अरे ये इम्पोर्टेंट नहीं, ये तो बनते रहते, तुम्हारे पार्टी की एक पॉलिसी रहती, हमने भी बनाया। हमने तो ऐसे नेताओं को शेड्यूल कास्ट के प्रेसिडेंट बनाया जो इंटरनेशनली फेमस थे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, कोई इनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं इनका भी महत्व मैं जानता हूँ, लेकिन अच्छे पढ़े लिखे लोगों को और अच्छे इंटरनेशनली फेमस जर्नलिस्ट थे, फिर एम्बेसडर थे, फिर वाइस प्रेसिडेंट बने, फिर उसके बाद में वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, वो शेड्यूल कास्ट थे। तो ये बातें उन्होंने वहां बोलना, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में हम फोटो लगाए, वो बोल, इससे देखो ये तो इमोशनल चीजें हैं, लेकिन आदमी को रोजगार देना ये इम्पोर्टेंट है। इसकी बात आप करना चाहिए, इसके लिए हम बोलते। और सामाजिक न्याय उस वक्त मिलता है, हर चीज में आप लोग भागीदारी देना चाहिए। पब्लिक सेक्टर्स क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं? पब्लिक सेक्टर्स अगर ज्यादा बने, बड़े बड़े बने, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिलता है, और एससी एसटी ओबीसी का वहां पर एक परसेंटेज जो मिलता है वो परमानेंट मिलता है। वो इधर उधर भागने की, जो कॉन्ट्रैक्ट जॉब करना
डेली वेजेस करना, ये सब उसको स्थिरता नहीं देती और खास करके उनको एक स्टेबिलिटी भी नहीं मिलती। तो इसीलिए हम चाहते थे कि पक्की नौकरी दो, गवर्नमेंट सर्वेंट में पक्की नौकरी दो, पब्लिक सेक्टर्स में दो, और अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उसमें इन्वॉल्व करना है तो उनको एस्टैब्लिश करके उनके हाथ में दो। जैसा आप करोड़ों रुपए बड़े बड़े कॉरपोरेट को देते हैं, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ लोन देते हैं, क्यों नहीं इनको जितना उनके धंधे के लिए, उनके काम के लिए 5-10 करोड़ होना है तो देकर आप उनको एस्टैब्लिश करो। वो नहीं करते, वो नहीं बोलते। अपनी भाषा अच्छी है और हिंदी में सब कुछ बोल के हम निपटा लेंगे, तो उससे आर्थिक परिस्थिति भी बढ़ती नहीं, उसके इन्फ्लेशन भी कम नहीं होता, उससे एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा नहीं होता। तो ये, और 5वां पॉइंट है लोकतंत्र पे खतरा। ये जरूर है, क्योंकि एक तो अब डरा डरा के, धमका के इलेक्ट्रल बॉन्ड भी, पैसा भी आप वसूल कर रहे हैं इंडस्ट्रीज के पास। हमने नहीं पूछा, अभी तुमने चाबी फिराते हो पीछे, वो आगे आके देते हैं, वो सब छोड़, हमने किसी को पूछा नहीं, किसी को तंग नहीं। तंग कैसा करते हैं? ईडी की नोटिस भेजना, सीबीआई की नोटिस भेजना, सीवीसी की भेजना, और किसी ऑफिसर भी अगर उनके सुनता नहीं तो विजिलेंस को उसको रिपोर्ट करा, ऐसा तंग करके अपने पास लेते हैं। और इलेक्ट्रल बॉन्ड का भी इन्होंने इतना, फिर इससे पहले 10 साल पहले अगर उनके आइडियोलॉजी पे ही है, फिर इतने पैसे क्यों नहीं जमा होते थे, अब क्यों जमा? सो ये इनडायरेक्टली हरासमेंट, प्रेशराइज करके आप इलेक्शन में पैसा ले रहे हैं, और ये पैसा डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए यूज कर रहे हैं। 411 एमएलए को 10 साल में उन्होंने अपने तरफ लिया। अब मैं ये नहीं कहता कितना पैसा दे के खरीदे, क्या करे, वो नहीं, लेकिन आपको तो मालूम है कितने सरकारें हमारे इलेक्टेड थे, जैसा कि मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड, ये सब आप जानते हैं कैसे गिरे ये, कि उनको इसमें ये डेमोक्रेसी को खत्म करना उनका काम है। और जो लीडर बोलता है उसको एक थ्रेट, मेरे को परसों मोदी जी के भाषण में मैं कुछ भाषण किए तो मेरे को 4-5 कॉल्स आए, कोई ऐसी गंदी गालियां दिया, वैसी दिया। तो मैं यहाँ पर कहाँ पर हमने पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करवाया है, जो केस है वो देखेंगे। इससे पहले भी तुगलक पुलिस स्टेशन में करवाया था, इससे पहले मैं वहाँ 2-4 महीने रहता था साउथ एवेन्यू में, वहाँ पर साउथ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में करवाया, अपने बेंगलुरु में करवाया, सदाशिव नगर। कितना, क्यों? अरे आप बहस करो, आपकी बहस के ऊपर लोगों को कन्विंस करो। ऐसा लोगों को लगा के, डरा के हमको कमजोर करना चाहते हैं, तो मैं तो, हम कमजोर कांग्रेस वाले भी होने वाले नहीं, मैं भी होने वाला नहीं। मैं तो इतनी कठिनाई देख के, एक ही घर में मेरे बाप एक बच्चे थे, मैं एक बचा, 2 ही मिलके अब 83 तक मैं आया हूँ एज, और 53 साल से मैं पॉलिटिक्स में हूँ। एक इलेक्शन भी मेरी गई नहीं थी, परसों एक छोड़ के। लेकिन मेरे को भी इनडायरेक्टली गालियां देना, डिफेम करना, सोशल मीडिया में डालना, ये कर रहे हैं, करने दो, उनका काम है। कि अगर शेड्यूल कास्ट का, वो भी जिसके पीछे कोई भी नहीं है, ऐसे आदमी को
अगर वो डिफेम करना चाहते हैं, और एक 53 साल में एक कलंक नहीं है। मैं 20 साल वहां मिनिस्टर था, 10 साल यहाँ मिनिस्टर और 8 साल अपोजिशन लीडर। वहां भी अपोजिशन लीडर 18 साल था। तो कोई मेरे तरफ उंगली उठा के भी नहीं बोल। अब ये लोग डराने की कोशिश कर रहे, ठीक है डराने दो, वो बाद में की बात है। हम देखेंगे कि हम सिंपैथी नहीं चाहते, हम ऐसे हैं वैसे हैं। इसीलिए हम तो ये चाहते हैं कि जनता की भलाई के लिए इन्हों जो काम करना चाहिए वो काम नहीं हुआ। इसीलिए ये हमारा ब्लैक पेपर हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। और दूसरा, हर ईडी सीबीआई ये लगाते हैं। देखिए हमारा क्या हुआ, उन्होंने झारखंड के सरकार को खत्म करने का सोचा, क्या हुआ, उल्टा हमारे को, जहां हमारे को 44 थे वो 48 हो गए। फिर एक आदमी बीमार था, प्रेजेंट 47 हो गए। क्यों करना ये एक्सपेरिमेंट? जब मजबूत सरकार है उसको गिराना, डराना, फिर उनको अलग रखना, ये चीजें वो करके आगे आना चाहते हैं। और कि हमको जनता का सपोर्ट है। जनता का सपोर्ट क्या है? अगर जनता का सपोर्ट होता तो पूरे देश में चीफ मिनिस्टर तुम्हारे ही होते थे। ये गिरा गिरा के चीफ मिनिस्टर नहीं बना सकते थे। और यहाँ से जो कांग्रेस वालों को अपने ले रहे हैं, लेकर जो सरकारें बना रहे हैं और उन्हीं से गालियां दिला रहे, नेहरू जी को, इंदिरा जी को, सोनिया जी को, राहुल जी को, जो अपने पादयात्रा कर रहे हैं उन्होंने। और राहुल जी हर जगह जा रहे हैं तो भी उसके ऊपर टीका। राजा क्या वह राज्यसभा में थे? कल बोले वो। और क्या उनकी क्या वहां गलती थी? अरे ठीक है भाई, तुम लोकसभा मेंबर है, उन्होंने बोलो, उन्होंने जब आते हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड है, एक प्राइम मिनिस्टर स्टेट्समैन के जैसे अपना आगे का विजन देना, उन्होंने क्या किया वो बोलना, वो छोड़ के मैं और 5 साल आऊंगा, मैं वो करूंगा, ये करूंगा, ये तो बोल रहे हैं। लेकिन मेरा यही है कि पिछले आपके करतूत क्या है, आज के करतूत क्या है, इसमें हम सब दिए हैं। और जो ये डिवाइड, देश को डिवाइड करने की बात, साउथ और नॉर्थ का डिवाइड करने का उन्होंने बोला। अरे भाई साहब, मोदी जी, आप जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, आपने पूछा केंद्र सरकार उस वक्त के यूपीए गवर्नमेंट को कि 50% टैक्स स्टेट को मिलना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा टैक्स नहीं देना चाहिए अगर हमको नहीं मिलता। ये भी उदाहरण उन्होंने दिया, 48,600 करोड़ मैं टैक्स देता हूं गुजरात, और मेरे को 2.5% वापिस मिलता है। फिर ये डिवाइड की बात हो गई नहीं। ये लोग अगर दूसरे पार्टी के लोग बात कर रहे हैं तो आपने तो खुद बोला चीफ मिनिस्टर होके, और वही बात अगर दूसरा बोलता है वो देशद्रोही होता है, वो देश तोड़ने की बात करता है। तुम क्या करें? तुम तो देश तोड़ने की बात हमेशा करते हैं। दंगे करवाए, पीछे लोगों को भड़काए, ऐसे ऐसे भाषण करके भड़काए, पूछो मत। और वही आदमी आज ये कहता है कि साउथ नॉर्थ की झगड़ा कर रहे हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। तुम कौन सी बात किए जब चीफ मिनिस्टर थे? तो वो उनको देखना चाहिए। और गवर्नर तो ऐसे बने हैं कि स्टेट के डिक्टेटर्स, वो जो कहते हैं वही होना। कहीं भी गवर्नर्स को इन्होंने बिठाया है तो वहां
सरकार को डिस्ट्रॉय करने के लिए बिठाया। जहां बीजेपी का सरकार है कोऑपरेट करो, जहां नहीं है उसको फाइल्स वापिस भेजो, पेंडिंग रखो, ये सब है इसमें। मैं ज्यादा आपको यहाँ पर और भी कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन जो कुछ मैंने आपके सामने रखा है और इसमें पूरा डिटेल भी आप देख सकते हैं। और आखिरी में एक ही बात करूंगा कि भाई कांग्रेस पार्टी ये महात्मा गांधी जी की पार्टी है। उसने स्वतंत्रता संग्राम में भारत को करके भारत को 200 वर्षों के ब्रिटिश अन्याय से निकाला और 2024 में हम भारत को भाजपा के अन्याय के अंधेरे से बाहर लाएंगे इंडिया गठबंधन से और न्याय प्रदान करेंगे और काम करते रहेंगे। भारत के लोगों को हमने पहले भी जो वायदा किया है वो वायदे हम निभाएंगे, जैसा कि राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, ये सब कानून हमने बनाया। तो उन्होंने कहे कि ये मोदी 80 करोड़ लोगों को फ्री दे रहा। अरे भाई हम भी दे रहे थे, उसका रेट ही था 3 रुपए। उसके बाद हर स्टेट ने कहीं मुफ्त किया, कोई अलग किया, लेकिन इन्होंने इतने जोर से बोलते हैं कि दूसरे समझे कि क्या सच बोल रहा है। लेकिन ये आंकड़े अगर आप देखेंगे, ये खर्चा अगर आप देखेंगे तो वो आपको मालूम होगा। धन्यवाद। तो देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे। श्वेत पत्र पर चर्चा होनी है कल और आज ही लोकसभा के अंदर श्वेत पत्र लाएगी मौजूदा मोदी सरकार, यह तय किया गया है। और उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जिसमें ब्लैक पेपर में क्या क्या कहा गया है उसकी पूरी डिटेल देते हुए खड़गे नजर आए। और आइए इस वक्त आपको सीधे दिखाते हैं संसद की कार्यवाही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अपनी बात रख रहे हैं, सुनते हैं। एक नई ऊर्जा प्राप्त करता है, एक नए उमंग और उत्साह का वातावरण भर देता है। और इसलिए हर 2 साल में जो होने वाली विदाई है, वो विदाई एक प्रकार से विदाई नहीं होती है, वो ऐसी स्मृतियों को यहां छोड़ करके जाते हैं जो स्मृतियां आने वाली जो नई बैच होती है उनके लिए ये अनमोल विरासत होती है, जिस विरासत को वो यहां अपने कार्यकाल के दरमियान और अधिक मूल्यवान बनाने का प्रयास करते हैं। जो आदरणीय सांसदगण अपने, कुछ लोग जा रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग आने के लिए जा रहे हो और कुछ लोग जाने के लिए जा रहे हो। मैं विशेष रूप से माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा। 6 बार इस सदन में वो अपने मूल्यवान विचारों से और नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैचारिक मतभेद, कभी बहस में छिटाकशी, वो तो बहुत अल्पकालीन होता है, लेकिन इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है,
वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। और मैं सभी सांसदों से, चाहे इस सदन में हो या उस सदन में हो, जो आज है वो शायद भविष्य में आने वाले हो, मैं उनसे जरूर कहूंगा कि ये जो माननीय सांसद होते हैं किसी भी दल के क्यों न हो, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को कंडक्ट किया होता है, जिस प्रकार की प्रतिभा के दर्शन उन्होंने अपने कार्यकाल में कराए होते हैं, उसका हमने एक गाइडिंग लाइट के रूप में सीखने के लिए प्रयास करना चाहिए। मुझे याद है उस सदन के अंदर लास्ट कुछ दिनों में एक वोटिंग का अवसर था, विषय तो मैं छूट गया मेरा, लेकिन पता था कि विजय ट्रेजरी बैंक की होने वाली है। अंतर भी बहुत था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण है, वो प्रेरक उदाहरण था। इतना ही नहीं, मैं देख रहा था कभी कमेटी के चुनाव हुए, कमेटी मेंबर्स के, वो व्हील चेयर में वोट देने आए। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे, मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। और इसलिए आज विशेष रूप से मैं उनके दीर्घायु के लिए हम सब की तरफ से प्रार्थना करता हूं, वे निरंतर हमारा मार्गदर्शन करते रहें, हमें प्रेरणा देते रहे। आदरणीय सभापति जी, जो हमारे साथी नए दायित्व की ओर आगे बढ़ रहे हैं, इस सीमित विस्तार से एक बड़े विस्तार की तरफ जा रहे हैं, राज्यसभा से निकल करके जनसभा में जा रहे हैं, तो मैं मानता हूं उनका साथ, यहां का अनुभव, इतने बड़े मंच पर जा रहे हैं तब देश के लिए एक बहुत बड़ी पूंजी बनकर के निकलेगा। किसी यूनिवर्सिटी में भी 3-4 साल के बाद एक नया व्यक्तित्व तो बाहर निकलता है। ये तो 6 साल की विविधताओं से भरी हुई है, अनुभव से घड़ी हुई एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां 6 साल रहने के बाद कोई भी व्यक्ति ऐसा निखर करके निकलता है, ऐसा तेजस्वी बन करके जाता है, वो जहां भी रहता है, जिस भूमिका से रहता है, वो अवश्य हमारे कार्य को अधिक ताकतवर बनाएगा, राष्ट्र के काम को गति देने का सामर्थ्य देगा। ये जो माननीय सांसद जा रहे हैं, एक प्रकार से वो वैसे ग्रुप है जिनको दोनों सदन में रहने का, पुराने वाले संसद के भवन में भी और नए वाले संसद के भवन में भी उनको रहने का अवसर मिला। ये साथी जा रहे हैं, वो आजादी के 75 वर्ष अमृत काल का, उसके नेतृत्व का साक्षी बनकर के जा रहे हैं। और ये साथी जो जा रहे हैं, हमारे संविधान के 75 साल उसकी भी शोभा बढ़ाते हुए आज हम सबके के साथ जा रहे हैं, तो अनेक स्मृतियां लेकर के जा रहे हैं। हम वो दिन भूल नहीं सकते कि कोविड के कठिन कालखंड में हम सब ने परिस्थितियों को समझा, परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को गढ़ा। यहां बैठने के लिए कहा तो यहां बैठो, वहां बैठने के लिए कहा तो वहां बैठो, उस कमरे में बैठने के लिए कहो। किसी भी दल के किसी भी सांसद ने
ऐसे विषयों को लेकर के देश के काम को रुकने नहीं दिया। और कोरोना के वो कालखंड जीवन और मौत का खेल था, घर से बाहर निकले पता नहीं क्या होगा। उसके बाद भी माननीय सांसदों ने सदन में आकर के देश की जिम्मेवारियों को निभाया, देश को आगे बढ़ाया। और इसलिए मैं समझता हूं कि उस कालखंड ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। संकटों के बीच भी भारत की संसद में बैठे हुए व्यक्ति कितने बड़े दायित्व को निभाने के लिए कितना बड़ा रिस्क भी लेते हैं और कितनी कठिनाइयों के बीच में काम भी करते हैं, इसका अनुभव भी हमें हुआ। सदन में खट्टे मीठे अनुभव भी रहे। हमारा कुछ दुखद घटनाएं भी रही। कोविड के कारण हमारे कुछ साथी हमें छोड़ के चले गए, आज वो हमारे बीच नहीं है। वो भी सदन के इसी कालखंड के कुछ प्रतिभाएं थी जो हमारे बीच से चली गई। वो एक दुखद घटना को हमने स्वीकार करते हुए भी हम आगे बढ़ते रहे। और भी ऐसी कुछ घटना हुई, कभी कभी फैशन परेड का भी हमने दृश्य देखा। काले कपड़ों में सदन को फैशन शो का भी लाभ मिला। तो ऐसी विविधताओं के अनुभव के बीच हमारा कार्यकाल बीता। और मैं तो अब खरगे जी आ गए हैं तो मेरा एक धर्म तो निभाना ही पड़ता है मुझे। कभी कभी कुछ काम इतने अच्छे होते हैं जो बहुत लंबे समय तक उपयोगी होते हैं। हमारे यहाँ कोई बच्चा कुछ अच्छी चीज कर लेता है, कोई बच्चा अच्छे कपड़े वपड़े पहन करके अवसर के लिए तैयार होता है तो परिवार में एक आध स्वजन आ जाता है, किसी की नजर लग जाएगी, उसको काला टीका कर दो, तो ऐसे काला टीका कर देते हैं। आज देश पिछले 10 साल में समृद्धि के नए नए शिखर सर कर रहा है। एक भव्य दिव्य वातावरण बना है, उसको नजर न लग जाए इसलिए काला टीका करने का एक प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी खरगे जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, ताकि इस हमारी प्रगति की यात्रा को कोई नजर न लग जाए। ये नजर न लग जाए इसलिए आपने आज जो काला टीका किया है, मैं तो सोच रहा था सब काले कपड़ों में आएंगे, लेकिन शायद काला जादू खिंचते 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 ब्लैक पेपर तक चला गया है। लेकिन फिर भी मैं उसका भी स्वागत करता हूं, क्योंकि जब भी अच्छी बात होती है काला टीका नजर न लग जाए इसलिए बहुत जरूरी होता है। और उस पवित्र काम को, और आज जिस उम्र के हैं उस व्यक्ति जब ये काम करता है तो जरा अच्छा रहता है। तो मैं इसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय सभापति जी, ये विषय कोई लंबा बोलने का तो है नहीं, लेकिन हमारे यहाँ शास्त्रों में एक बहुत बढ़िया बात कही गई है। शायद हमारे सब साथी जा रहे हैं तो जो कमी भी हमें महसूस होगी उनकी, क्योंकि उनके विचारों का लाभ जो आ जाएंगे वापस वो तो और तेज तरार होकर के आएंगे। जिसको हमला करना है वो भी मजेदार हमले करेंगे, और जिसको रक्षा कवच बनाना है वो भी बढ़िया बनाएंगे। वो अपना काम चलता रहेगा। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति नद्यः, समुद्र मासाद्वय भवन्तय पेया। उसका मतलब है गुणी लोगों के बीच रहकर गुण होते हैं। जो गुणी लोगों के बीच रहने का मौका मिला तो उनके साथ रहने से हमारे भी गुणों में बढ़ोतरी होती है। निर्गुण को प्राप्त करके वो
दोष युक्त हो जाते हैं। अगर गुणियों के बीच में बैठते हैं तो गुण तो बढ़ जाता है, लेकिन गुण ही नहीं है तो दोष बढ़ जाते हैं। और आगे कहा है, नदियों का जल तभी तक पीने योग्य होता है जब वह बहता रहता है। सदन में भी हर 2 साल के बाद नया प्रवाह आता है, और जब तक बहता रहता है, लेकिन नदी कितनी ही मीठी क्यों ना हो, पानी कितना ही स्वादिष्ट क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही समुद्र से मिल जाती हैं वो किसी काम की रहती नहीं है, उसमें दोष आ जाते हैं, दोष युक्त हो जाते हैं। और इसलिए समुद्र को प्राप्त करने के बाद पीने योग्य नहीं रहता। मैं समझता हूँ ये संदेश हर एक के जीवन में प्रेरक रहेगा। इसी भावना के साथ जो साथी समाज जीवन के एक बहुत बड़े फलक पर जा रहे हैं, इस जीवंत यूनिवर्सिटी से अनुभव प्राप्त करके जा रहे हैं, उनका मार्गदर्शन, उनका कर्तृत्व राष्ट्र के काम आएगा, नई पीढ़ी को प्रेरणा देता रहेगा। मैं सभी साथियों को हृदय से अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री मोदी को आप सुन रहे थे, उनके संबोधन में बड़ी बात उन्होंने ब्लैक पेपर को लेकर ही कांग्रेस की कह डाली। उन्होंने कहा कि ब्लैक पेपर एक नजर बट्टू की तरह है कांग्रेस का, क्योंकि देश का काम आगे बढ़ रहा है और इसीलिए नजर बट्टू की जरूरत है, इसलिए नजर न लगे ये ब्लैक पेपर जो लेकर आ रही है। इशारों में बड़ी बात। 56 राज्यसभा सांसदों की विदाई के इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में किस तरह से कांग्रेस पार्टी को घेरा, ब्लैक पेपर को घेरा, वो आपने देखा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। अवधेश कुमार साहब हमारे साथ आ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में। अनिला सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद सिंह, नेता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और कपिल श्रीवास्तव, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए उनके प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद जी, ब्लैक पेपर जारी किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और 10 सालों की मोदी सरकार की नाकामियां आप लोग थोड़ी देर पहले गिनाते हुए नजर आए, लेकिन प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि यह नजर बट्टू की तरह है। ब्लैक पेपर को काला टीका बता दिया है देश की 10 सालों में आई समृद्धि पर। प्रधानमंत्री ने क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी की यह भाषा अपेक्षित है। जिस प्रकार से पिछले 10 साल तक उन्होंने किसानों की उपेक्षा की, महिलाओं की, महिला सुरक्षा की, शिक्षित बेरोजगारों की जो स्थिति है, और सबसे बड़ी बात है लोकतंत्र की सीमाओं मर्यादाओं को हमेशा तार-तार करने का, बदनाम करने का, अमर्यादित आचरण करने का उन्होंने काम किया। सत्ता के गुरूर में चूर रह के एक तरफ तो उन्होंने रस्मदायगी के लिए आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल की तारीफ तो की, लेकिन तुरंत जो लोकतंत्र को जानता समझता है, सरकार की मनमर्जी तानाशाही रवैये के खिलाफ जनता की आवाज बनके भारत जोड़ने की स्पिरिट से लेके लोगों के अधिकार दिलाने की बात करता है, तो खरगे जी, जिनका 50 साल से ज्यादा राजनीतिक सफल अनुभव है, लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी हैं, अनुभवी नेता हैं, एक सामान्य परिवार से उठकर मंत्री, पार्टी के अध्यक्ष, सारे पदों को सुशोभित किया पूरी जिम्मेदारी के साथ, उनको सटायर में मजाक बना के अपना ठीक है, काम कर देते हैं। आप इस पे तंज कस रहे हैं कि इस बात को मजाक बना के रख दिया। कवि जी, वक्त थोड़ा कम है, सभी मेहमानों से एक एक रिएक्शन इस वक्त लेना जरूरी है। हमारे साथ विनोद सिंह जी भी हैं, कांग्रेस के नेता। विनोद जी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल खड़े किए, लेकिन प्रधानमंत्री का कहना है कि ये सवाल आने जरूरी थे क्योंकि ये सवाल काले टीके के बराबर है और ये हमें काम करने की और ऊर्जा देते हैं। आप जवाब कैसे देंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी, अनिला जी, ये तय कर लें, जिस प्रदेशों में इनकी सरकार नहीं है वहां पर ये ना काले पत्र जारी करेंगे, ना कोई विरोध जारी करेंगे, ना काले कपड़े, ना काले रुमाल पहनेंगे। तो ये कर नहीं सकते। प्रधानमंत्री जी मौकरी कर सकते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उन्होंने अपने जो। ठीक है अनिला जी, इसका क्या जवाब आप देना चाहेंगी? क्योंकि 10 साल अन्याय काल ये कांग्रेस पार्टी अपने ब्लैक पेपर में जिक्र कर रही है। मेरी सबको राम राम। और काले रंग से ना ये कांग्रेस पार्टी या इनकी मानसिकता वाले राजनीतिक दलों को बहुत ज्यादा प्रेम है। अभी तो इन्होंने काला पेपर निकाला है, पहले हमने देखा था कि पार्लियामेंट में काले कपड़े पहनकर आ गए थे,
अभी तक तो मुझे यही पता था कि जो आईसिस के लोग हैं उनको काले रंग से बड़ा प्यार होता है, वो भी काले रंग के कपड़े पहनकर इधर से उधर घूमते हैं। मुझे समझ में नहीं आता ये कौन सी मानसिकता है कांग्रेस पार्टी की कि उनको काला रंग इतना ज्यादा प्रिय है। जी, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार मैं कहूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रही है और इसीलिए हम 5वीं मजबूत अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। ठीक है अनिल। इन लोगों के समय 10वें या 11वें स्थान पर, और बहुत जल्द जो है हम 3रे स्थान पर पहुंचेंगे। तो हवाई बातें तो नहीं हो रही है, इस राष्ट्र में विकास हो रहा है और विकास में अपनी अपनी आहुति चाहे वो कोई भी दे दे, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे नौकरी करने वाला हो, चाहे वो ट्रेडर हो, चाहे मतलब आप कहना साफ चाह रही हैं कि श्वेत पत्र के माध्यम से ये तुलना करना बहुत जरूरी है कि यूपीए सरकार के 10 साल कैसे रहे और मोदी सरकार के 10 साल कैसे रहे। मैं सीनियर जर्नलिस्ट अवधेश कुमार जी आपके पास आ रही हूँ। ये जो तुलना हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरह से ब्लैक पेपर का, कांग्रेस के ब्लैक पेपर का जवाब भी दे दिया सदन के भीतर। अब आपको क्या लगता है, क्या सार्थक बहस आगे बढ़ेगी? जो कांग्रेस मांग कर रही है, क्या उस पर भी जवाब आ पाएगा सरकार की तरफ से? नहीं, ये छोटा सदन संसद है, आप जानते हैं कि चुनाव का माहौल है, इसमें बहुत बहस नहीं होगी। लेकिन ये अच्छा है कि दोनों ओर से, सरकार की ओर से और विपक्ष की ओर से हमारे सामने एक दस्तावेज रखे गए हैं कि देश उस पर बहस करे। लेकिन दोनों में गुणात्मक अंतर है। जो पार्लियामेंट में रखा जाता है उसमें अगर आप मिसफैक्ट करते हैं, गलत तथ्य देते हैं, तो आपके खिलाफ विशेषाधिकार का प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो जो संसद में रखा जाएगा वो तथ्य होंगे, लेकिन आप जो ला रहे हो संसद के बाहर है। आपने आरोप पत्र के रूप में प्रस्तुत किया और कांग्रेस चाहती है तो उसको संसद में लाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम यूपीए सरकार की आर्थिक स्थिति पर उसी समय बोला था कि श्वेत पत्र लाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ब्लैक पेपर, लेकिन अब जाके आया पेपर में क्या है, उसका असर निगेटिव होता दुनिया भर में, भारत की अर्थव्यवस्था गिरती, शेयर बाजार गिर जाता। तो अब एक समय आ गया है कि अब उसको लाके देश को दिखाया जाए। ठीक है, ब्लैक पेपर में क्या है ये कांग्रेस पार्टी ने बता दिया, लेकिन श्वेत पत्र भी लोकसभा में लाया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे पेश करेंगी, कपिल श्रीवास्तव जी, और कहा यह जा रहा है कि उसमें यूपीए की सरकार के दौरान जो आर्थिक कुप्रबंधन हुआ उस पर पूरा फोकस होगा। क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है इस वक्त दोनों तरफ से? देखिए, कुप्रबंधन होगा ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने तो अभी अपने वक्तव्य में इस बात को स्वीकार किया कि जो रिज्म मनमोहन साहब का था उनका काम बहुत बढ़िया था। तो उस पर ब्लैक पेपर कैसे ला सकते हैं, कैसे श्वेत पत्र रख सकते हैं? और सबसे बड़ी चीज ये है कि देश को 5वीं इकॉनमी बताने वाले इस बात को नहीं बताते हैं कि आईएमएफ ने आंकड़ा जारी किया कि 80% इस देश को कर्जे में फंसा चुकी है इस सरकार। 105 लाख करोड़ रुपए का केवल 9 वर्ष के अंदर मोदी जी ने जो कर्जा देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम विदेशियों बैंकों से। जी माफ कीजिए, वक्त इतना ही था। एक एक कमेंट के लिए, एक एक रिएक्शन के लिए हमें मेहमानों के पास आना था, लेकिन ये बहस बहुत ज्यादा बड़ी और तल्ख होती जा रही है, क्योंकि सरकार के, केंद्र सरकार के व्हाइट पेपर के जवाब में ब्लैक पेपर का जवाब आ रहा है कांग्रेस की तरफ से, और ये बहस बढ़ गई है। इसी पर हम नजर बनाए रखेंगे। बोलने के लिए मौका दिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जी तो खुद ही 2004 और 14 का जो कार्यकाल था मनमोहन सिंह जी का, वो बहुत ही अच्छा था। उन्होंने अच्छी काम की, इसकी जो सालाना या उसकी जो तारीफ की, उसीलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ऐसी ही चलती रहे, जो अच्छे काम होते उसकी तारीफ करो, जो कमियां होती हैं वो गिनते जाओ। सर, एक सच बात है कि मनमोहन सिंह जी के ज़माने में, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर हो, बहुत अच्छे काम करके देश को एक पटरी पे उन्होंने लाई, और प्रगति जो चल रही है वहाँ से ही ये शुरू हुई है। सर, ये अपर हाउस एक परमानेंट हाउस है। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिनिधि यहाँ आते हैं, परिवर्तन और कंटिन्यूटी जारी रहती है। तो देखिए, अहम खबर जो है वो ये है कि 10 साल में देश समृद्धि के शिखर पर है और देश को नजर न लगे इसलिए काला टीका लगाया। जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में प्रवेश किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह का तंज कसते हुए जो ब्लैक पेपर जारी किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उस पर हमला बोला। हमारे यहाँ
कोई बच्चा कुछ अच्छी चीज कर लेता है, कोई बच्चा अच्छे कपड़े वपड़े पहन करके अवसर के लिए तैयार होता है, तो परिवार में एक आध स्वजन आ जाता, अरे किसी की नजर लग जाएगी, उसको काला टीका कर दो, तो ऐसे काला टीका कर देते हैं। आज देश पिछले 10 साल में समृद्धि के नए नए शिखर सर कर रहा है। एक भव्य दिव्य वातावरण बना है, उसको नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका करने का एक प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी खड़गे जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, ताकि इस हमारी प्रगति की यात्रा को कोई नजर न लग जाए। ये नजर न लग जाए इसलिए आपने आज जो काला टीका किया है, मैं तो सोच रहा था सब काले कपड़ों में आएंगे, लेकिन शायद काला जोदू खिंचते 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 ब्लैक पेपर तक चला गया है। लेकिन फिर भी मैं उसका भी स्वागत करता हूं, क्योंकि जब भी अच्छी बात होती है काला टीका नजर न लग जाए, इसलिए बहुत जरूरी होता है। और उस पवित्र काम को, और आज जिस उम्र के हैं उस व्यक्ति जब ये काम करता है तो जरा अच्छा रहता है। तो मैं इसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूं।